हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है आपका वाक्य। वाक्य को आज हम बहुत ही डिटेल में पढ़ाएंगे और कल इसकी प्रश्नोत्तरी लेकर के आएंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं पूरा हिंदी ग्रामर कंप्लीट हिंदी ग्रामर आपको फ्री में यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको पूरा हिंदी ग्रामर पढ़ना है, हम अपने नोट्स से पढ़ाएंगे जिसको हमने कभी बनाया था। और चलते हैं अब अपने टॉपिक की ओर और एक एक बिंदुओं को समझते हैं, वाक्य को समझते हैं, वाक्य के भेद को समझते हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, वाक्य क्या होता है। वाक्य जो आपका यहाँ दिख रहा है वो होता है सार्थक शब्दों का समूह, है ना। सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। यहाँ पर एक शब्द आएगा सार्थक शब्द समूह, है ना। तो सार्थक मतलब सही सही अर्थ देने वाला होना चाहिए, है ना। शब्दों का समूह रहे लेकिन सही अर्थ ना दे तब वह आपका वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे अभी यहाँ पर हम कह दें जाता राम बाजार है, तो ये आपका जो वाक्य है ये भी तो वाक्य शब्दों का समूह है, लेकिन ये सार्थक नहीं है, सही सही अर्थ नहीं दे रहा है। जाता राम बाजार है, ये क्या हुआ, राम बाजार जाता है, ऐसे पहले ये रहेगा, फिर बाजार रहेगा, फिर ये वाला जाता रहेगा, तब आपका है रहेगा, है ना। तो सार्थक शब्दों का जो समूह होता है उसे ही कहेंगे हम क्या, वाक्य कहेंगे। यहाँ पर दिया गया है सामान्य तौर पर वाक्य सार्थक शब्द का समूह है जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं। कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कर्ता को उद्देश्य कहा गया है और जो क्रिया होती है उसको विधेय कहा गया है। तो यहाँ पर उद्देश्य और विधेय नीचे समझाया गया है। मैं एक उदाहरण दे करके पहले समझा देता हूँ। जैसे ये कह दिया जाए, अभी जो मैंने कहा था राम बाजार जाता है, बाजार जाता है, तो इसमें ये आपका कर्ता है, बाकी ये सब क्या है, विधेय है ना। ये जो आपका कर्ता है यही आपका क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा, है ना। और जो ये बाजार जाता है, इतनी बातें जो हैं वो क्या कहलाएंगी, वो आपका विधेय कहलाएंगी, विधेय कहलाएंगी, है ना। तो उद्देश्य आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट ये है और ये क्या है, प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य हो गया, प्रेडिकेट का मतलब क्या हो गया, विधेय हो गया। अब देखिए उद्देश्य क्या है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य है ना। जिसके बारे में कुछ कहा गया, राम के बारे में कुछ कहा जा रहा है इधर ना, बाजार जाता है, इतनी बात कही गई है राम के बारे में, तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो क्या होता है, आपका उद्देश्य होता है। और विधेय क्या होता है, उद्देश्य के या कर्ता के या संज्ञा के बारे में जो कहा जाए, ये आपका संज्ञा हो गया या कर्ता हो गया या फिर उद्देश्य हो गया। इसके बारे में जो कहा गया, ये बात कही गई है, बाजार जाता है, ये बात कही गई है, यही क्या है, विधेय है। तो कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसको हम विधेय कहते हैं। और उद्देश्य किसे कहेंगे, उद्देश्य किसे कहेंगे, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे। अब यहाँ पर हमारा उद्देश्य और विधेय को समझाया गया है, जो मैंने अभी बताया वही चीज़ें होंगी। कह रहा है जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे वहाँ पर राम के बारे में कुछ कहा जा रहा था तो राम उद्देश्य हो गया, है ना। और विधेय क्या होता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य मतलब कर्ता, है ना, संज्ञा। उद्देश्य मतलब कर्ता, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा गया था वो क्या था, विधेय था। यही हो गया आपका उद्देश्य और विधेय। आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इंग्लिश में आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जानते हैं तो यहाँ पर इसे समझना बहुत ही आसान हो जाएगा।
अब देखते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? देखिए दोस्तों, हमने वाक्य को समझ लिया। वाक्य क्या होता है? सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। और जो सार्थक शब्द का समूह होता है उसमें एक कर्ता होता है और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कर्ता के बारे में बताती हैं। तो एक उद्देश्य बन जाता है, एक विधेय। अब वाक्य के प्रकार की बात यहाँ पर की गई है, तो वाक्य का प्रकार यहाँ पर हमको बताया गया है। देखिए, वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के प्रकार क्या होते हैं? तो देखिए दोस्तों, वाक्य के प्रकार में कहा गया है रचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। याद रखना, रचना के आधार पर, रचना में 3 अक्षर है, रा है, चा है और ना है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। जब भी रचना के आधार पर पूछेगा वाक्य का भेद, तो रचना में 3 अक्षर हैं, तो आप 3 इसी से याद रख लेना, है ना। ये तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, हालांकि आपको डिटेल में मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ, है ना। तो रचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। एक होता है आपका सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य, तीसरा होता है आपका संयुक्त वाक्य, है ना। ये 3 भेद होते हैं। अब इन तीनों को पढ़ेंगे कि सरल वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो सरल वाक्य होता है, ये जो आपका सरल वाक्य होता है, इसमें एक कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है। सिर्फ और सिर्फ एक कर्ता और सिर्फ एक क्रिया होती है, वह आपका क्या होता है? सरल वाक्य होता है। मिश्र वाक्य क्या होता है? एक वाक्य रहेगा और उस वाक्य के ऊपर आश्रित दूसरा वाक्य रहेगा, है ना, और वह वाक्य आपका उपवाक्य कहलाएगा। ये आश्रित जो रहता है वो तो आपका उपवाक्य कहलाएगा ना। और संयुक्त वाक्य क्या होता है? एक वाक्य रहेगा और उसको किसी दूसरे वाक्य के साथ जोड़ा जाएगा। हालांकि यहाँ पर मैंने थोड़ा हिंट के रूप में समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे सरल वाक्य क्या है। परिभाषा में दिया गया है यहाँ पर, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक क्रिया, सिर्फ और सिर्फ एक कर्ता। यहाँ पर रमेश कर्ता है और यहाँ पर आया क्या है? क्रिया है। रमेश अपने घर आया, ये एक साधारण सी बात है, यह एक साधारण सा वाक्य है, यह एक सरल वाक्य है ना। रमेश घर आया। दूसरा है संध्या पत्र लिखती है। यहाँ पर संध्या कर्ता है, लिखना क्या है? क्रिया है। एक कर्ता और एक क्रिया हो गई। मोहन ने खाना खाया। मोहन यहाँ पर कर्ता हो गया और खाया यहाँ पर क्रिया हो गई। एक कर्ता एक क्रिया हो गई। रमा चिट्ठी, ये क्या लिखा गया है? रमा, देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, इसमें पता नहीं क्या लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर मैं बना देता हूँ। रमा अच्छी लड़की है, ऐसे बना देता हूँ, अच्छी लड़की है ना। तो रमा हो गया आपका कर्ता और यहाँ पर रमा अच्छी लड़की है ना। यहाँ पर आपका है क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि सरल वाक्य उसे हम कहते हैं जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होता है। जितने उदाहरण हमने देखे उसमें एक कर्ता और एक क्रिया थी। ये सारे उदाहरण आपके सरल वाक्य के हैं। अब मिश्र वाक्य को देखेंगे। मिश्र वाक्य, ये हमारा मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में दोस्तों क्या होता है? एक वाक्य होता है और उसके ऊपर दूसरा वाक्य आश्रित रहता है ना। जैसे अभी हम यहाँ पर कह दें, ऐसे कहें, वह पहुँचा ही था, ऐसे कहा जाए, वह पहुँचा ही था, वह पहुँचा ही था कि बारिश होने लगी, कि बारिश होने लगी। वह पहुँचा ही था। हमने इतना जब कहा, पहुँचा ही था, इतना कहकर मैं चुप हो जाऊं, वह पहुँचा ही था,
मैं इतना कहकर चुप हो जाऊँ और आप सुन रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी आगे कुछ और बोलेगा, अभी आगे कुछ और बात बताएगा, ऐसा महसूस होगा, है ना? मैं पहुंचा ही था, इतना मैंने बोला और आपने सुना, तो आपको लगेगा कि अभी कुछ और बोलेगा। तो जाहिर सी बात है कि अभी कुछ और बोलेगा, तो जो बात उसके बाद बोली जाएगी वह क्या हो जाएगा? आश्रित हो जाएगा। वह पहुंचा ही था, ये आपका एक वाक्य है और इस पर आश्रित है बारिश होने लगी, कि बारिश होने लगी, है ना? तो वही चीज़ है यहाँ पर मिश्र वाक्य में। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंश वाक्य हो। अंश वाक्य मतलब अधीन वाक्य का मतलब, या फिर वाक्यांश, वाक्य का अंश हो, पूरा वाक्य ना हो, वाक्य का अंश हो, उसे हम कहते हैं क्या? मिश्र वाक्य कहते हैं, है ना दोस्तों? अभी जो इससे जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, वह पहुँचा ही था कि बारिश होने लगी, है ना? तो यहाँ पर एक आपका साधारण वाक्य है और दूसरा उस पर आश्रित है, और वह अंश वाक्य था। यहाँ पर कहा गया है, वह कौन सा मनुष्य है, उदाहरण दिया गया है, वह कौन सा मनुष्य है, ये आपका पूरा एक वाक्य है, साधारण वाक्य है ना? जिसने प्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना है ना? तो वह कौन सा मनुष्य है, ये हमारा वाक्य है, साधारण वाक्य है, और इस पर आश्रित है जिसने प्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना है। अब आगे उदाहरण और देखेंगे, वह कौन सा मनुष्य है, देखो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, वह कौन सा मनुष्य है, ये आपका मुख्य वाक्य है ना? शेष सहायक वाक्य है या आश्रित वाक्य है, क्योंकि वह मुख्य वाक्य पर आश्रित है ना? अब दूसरा उदाहरण देखिए, इसमें कहा गया है, उसने कहा, है ना? उसने कहा। अभी ये आपका एक मुख्य वाक्य हो गया, उसने कहा, है ना? अब आश्रित इस पर कौन हो गया? कि मैं घर जाऊंगा, इस पर आश्रित है कि मैं घर जाऊंगा। अभी तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको सबसे बेस्ट तरीका बताया कि जैसे हम अभी कहें, उसने कहा, आप सुन रहे हो, मैंने कहा इतना बात कि उसने कहा, और आप सुन रहे हो, तो आपको लगेगा कि अभी आगे कुछ और बोलेगा। तो जब ऐसा महसूस हो ना, तो जान जाओ यह कैसा वाक्य है? एक मिश्र वाक्य है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये आपका मिश्र वाक्य हो गया, और कि के द्वारा जुड़ा हुआ है। और ये भी आप ध्यान रख सकते हो कि जब आपका का पर छोटी की मात्रा लगाकर कि के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा गया हो, तो वहाँ पर आपका क्या होगा? एक मुख्य वाक्य होगा, एक आश्रित वाक्य होगा, अर्थात वह मिश्र वाक्य का उदाहरण होगा। अगला उदाहरण है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, है ना? उसने कहा, है ना, कि मैं निर्दोष हूँ। ये मैं निर्दोष हूँ, ये आपका आश्रित है। यदि परिश्रम करोगे, ये आपका मुख्य वाक्य है ना? यदि परिश्रम करोगे, तो आपको लगेगा अभी आगे कुछ और बताएगा, तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो उत्तीर्ण हो जाओगे, ये आपका क्या है? आश्रित है, और ये आपका मुख्य वाक्य है या साधारण वाक्य है ना? अब आगे देखते हैं संयुक्त वाक्य। हमारा साधारण वाक्य मिश्र वाक्य हो चुका। साधारण वाक्य देखेंगे। साधारण वाक्य में क्या है दोस्तों ना, साधारण वाक्य में आपको दो वाक्य जुड़े हुए मिलेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ बताया गया, और के द्वारा, एवं के द्वारा, तथा के द्वारा, किंतु के द्वारा, परंतु, अथवा, इसलिए, है ना? समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। जब दो वाक्य और के द्वारा जोड़ दिए जाएंगे, किंतु के द्वारा जोड़ दिए जाएंगे, परंतु के द्वारा जोड़ दिए जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा? एक संयुक्त वाक्य होगा। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण मैं दे दूँ, है ना? राम बाजार गया और सब्जी लाया। तो यहाँ पर राम बाजार गया एक वाक्य है, सब्जी लाया दूसरा वाक्य है, और इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है कौन? और।
तो और के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या होगा, आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा, है ना। अगर कि के द्वारा जुड़ा रहेगा तो वह आपका संयुक्त नहीं, वह क्या होगा, मिश्र वाक्य का आपका उदाहरण होगा। अब देखिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य को देखते हैं क्या लिखा गया है। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए दोस्तों, एक साधारण वाक्य रहेगा और दूसरा आपका वह भी साधारण वाक्य रहेगा, दोनों का मेल करा देंगे और संयोजक द्वारा, यहाँ संयोजक दिया गया है और, एवं, किंतु, परंतु, अथवा, तथा, है ना, इसलिए ये सभी संयोजक हैं, शब्द हैं, इनके द्वारा अगर उनको जोड़ा गया है तो आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा। अगर आपका एक मुख्य वाक्य है, दूसरा आश्रित वाक्य है और दोनों को आप और के द्वारा, तथा के द्वारा, किंतु, परंतु, इसलिए इन संयोजक शब्दों के द्वारा जोड़ते हो तो भी क्या रहेगा, आपका संयुक्त वाक्य ही रहेगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि संयोजक शब्द अगर संयोजक शब्दों से अगर वो जुड़ रहे हैं तो आपका क्या होगा, संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है, वह गया और वह आया और वह गया। वह आया एक वाक्य है, वह गया दूसरा वाक्य है, और के द्वारा जोड़ा गया है और बता रहा है कि यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। वैसे ही अन्य भी उदाहरण है, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा। अब देखिए दोस्तों, इसको हम समझेंगे बहुत अच्छे से। मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, अगर इतना ही रहता, इसके बाद कुछ ना रहता, इतने रहे, तब ये आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ये कौन सा वाक्य है, तब ये आपका क्या है, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। लेकिन इसके बाद भी आपका देखो और के द्वारा जोड़ा गया है, और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा, है ना। ये जो और लगा दिया है ना, इसकी वजह से ये क्या बना है, संयुक्त वाक्य बना है। अगर यहीं तक होता वाक्य, यहीं तक, तो आपका मिश्र वाक्य रहता। मैं रोटी खाकर लेटा कि दर्द होने लगा, कि के द्वारा जुड़ा है, तो इतना अगर कहता तो ये मिश्र वाक्य ही रहता। अब आगे, लेकिन यहाँ पर और के द्वारा आगे चल करके जोड़ा है, इसीलिए संयुक्त वाक्य का उदाहरण बन गया है। आगे कहा है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने परिश्रम तो बहुत किया, है ना, ये एक वाक्य है, सफलता नहीं मिली दूसरा वाक्य है, और दोनों को जोड़ा गया है किंतु के द्वारा। और मैंने कहा है संयोजक शब्द किंतु, परंतु और तथा इनके द्वारा अगर जुड़ा हुआ मिले तो वह आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। इसमें अगला उदाहरण है आपका, वह आश्वस्त था और हटाओ यहाँ पर, वह आश्वस्त था इसलिए परीक्षा में सफल ना हो सका, है ना, इसलिए बता रहा है कि यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। आगे है, वह चला गया और रास्ते से लौट आया, है ना, और बता रहा है कि यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है ना। और लास्ट वाला उदाहरण है, राम आया और मेरे पास बैठ गया। राम आया और बता रहा है, ये क्या है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो याद रखना, संयोजक शब्दों के द्वारा जब आपका वाक्य जुड़ा रहेगा तो वो आपका क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। तो यहाँ पर हमने तीनों को पढ़ लिया, सरल, मिश्र और संयुक्त, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों, है ना। अच्छे से आप समझ गए होंगे। इसकी प्रश्नोत्तरी कल मैं लेकर के आऊँगा। और आगे देखिए, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8। यहाँ पर दिया गया है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, 8। अब यहाँ पर दो तरह का क्वेश्चन बनेगा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 हो जाएंगे। ये 8 भेद कौन कौन से हैं और उनको पढ़ेंगे, बहुत आसान है, ये 8 बहुत आसान है, नाम से ही उसकी पहचान हो जाएगी, है ना दोस्तों। देखिए यहाँ पर कहा गया है विधिवाचक वाक्य, जो आप अभी सरल वाक्य पढ़े हो ना, वही क्या है, विधिवाचक वाक्य है।
जो आप सरल वाक्य अभी पढ़े थे वही क्या है, विधिवाचक वाक्य है ना। विधि में एक विधान होता है, कोई बात साधारण तौर पर कह दी जाती है, उसको हमें उत्तर देने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आज हमें बाज़ार जाना है, इतना बात हमने कह दिया, तो सुनने वाला सुन लेगा और चुप रहेगा, उसका जवाब देना वो ज़रूरी नहीं समझेगा, है ना। तो ऐसे वाक्य जिनको श्रोता सुन करके चुप हो जाए, कुछ ना बोल मतलब कुछ बोलने की ज़रूरत महसूस ना हो, तो ऐसे वाक्य को कहते हैं विधिवाचक वाक्य। यहाँ पर देखिए कहा गया है, इसमें किसी बात या कार्य के होने या करने का बोध होता है, अर्थात इसमें किसी बात के होने का बोध होता है, विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। जो मैंने समझाया उसको आप ध्यान में रखिएगा, है ना। अब देखिए कह रहा है ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतनी बात कहेंगे तो आप सुन रहे हो, तो आपको उत्तर देने की ज़रूरत है, नहीं देने की ज़रूरत है। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, आपको उत्तर देने की ज़रूरत है, नहीं। प्रधानमंत्री ने लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया, इतना आप सुन लिए और जवाब देना उचित नहीं समझा। ये ऐसे वाक्य आपके विधिवाचक वाक्य होते हैं। अगला है निषेधवाचक। निषेधवाचक वाक्य जो होता है उसमें नकारा जाता है, उसमें नकारने के लिए नहीं का प्रयोग होगा, मना किया जाएगा किसी चीज़ को, है ना। तो जब मना किया जाएगा तो देखिए उदाहरण, हमने खाना नहीं खाया, नकारात्मक वाक्य है ना, निषेधवाचक वाक्य है, मतलब नकारा जाएगा, मना किया जाएगा, और मना किया जाएगा तो नहीं का प्रयोग करना पड़ेगा। हमने खाना नहीं खाया, मैंने भोजन नहीं किया, और ये और हटाओ, मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यहाँ पर भी नहीं आ गया है, तो आपका निषेधवाचक है, इसलिए नहीं का प्रयोग आपको मिलेगा, नहीं शब्द देखने को मिलेगा। तो सीधी सीधी बात है, निषेधवाचक वाक्य में नहीं लिखा हुआ मिलता है ना। आगे है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा दी जाएगी, या हम सुनेंगे तो हमको लगेगा कि आज्ञा मिल रही है ना। बैठ जाओ, ये आज्ञा मिल गई, है ना। घर जाओ, हमको आज्ञा मिल गई, है ना। अभी मत जाओ, ये हमको क्या मिल रही है, आज्ञा मिल रही है ना। वैसे यहाँ पर मत का प्रयोग कर रहा है, मत का मतलब मना कर रहा है ना। तो अगर यहाँ पर मत का प्रयोग करके मना कर रहा है तो ये निषेधवाचक में भी चला जाएगा, है ना। लेकिन इससे पता चल रहा है हमको आदेश मिल रहा है, आज्ञा मिल रही है कि मत जाओ, है ना। तो निषेधवाचक का भी बोध करा रहा है और आज्ञावाचक का भी ये बोध करा रहा है। यहाँ से चले जाओ, ये आज्ञा दी जा रही है या आदेश दिया जा रहा है, तुम पढ़ो, ये आदेश दिया या आज्ञा दिया जा रहा है। तो इस तरह से जब आपको आज्ञा दी जाती है, महसूस होता है कि हमको आदेश दिया जा रहा है या आज्ञा दी जा रही है, तो उसको हम कहते हैं आदेशवाचक वाक्य। ये प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है ना। और जब प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा तो हमको जवाब जरूर देना पड़ेगा। तुम्हारा नाम क्या है, इतना तुम सुनोगे तो बोलना तो पड़ेगा भाई, है ना। बाहर कौन है, इतना सुनोगे तो बताना पड़ेगा जरूर, है ना। यहाँ पर आपका क्या शब्द जो है यही प्रश्नवाचक शब्द है ना। कौन शब्द आपका प्रश्न सूचक शब्द है, क्या आपका प्रश्न सूचक शब्द है। तो प्रश्नवाचक वाक्य को पहचानना कोई कठिन थोड़ा है, बस इसको आप अच्छे से देख लो, समझ लो, और लिखना चाहते हो तो लिख लो, नोट्स कर लो, क्योंकि नोट करोगे तब तो आप जानोगे कि ये चीज़ें हमारे सिलेबस में है, ये चीज़ें नहीं है ना। एकाध बार रिवीजन कर लोगे तो ये तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेंगी, है ना। और रिवीजन करोगे बेहतर ही रहेगा, रिवीजन नहीं करोगे तो कहा जाता है मानवीय भूल हो सकती है, तो वही चीज़ हो सकता है ना। विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य क्या होता है दोस्तों, कि विस्मय का मतलब आश्चर्य उत्पन्न करता है ना, आश्चर्य उत्पन्न करता है। तो जब वाक्य को सुन करके आप आश्चर्यचकित हो जाओ तो समझो क्या है कि विस्मयवाचक वाक्य है ना। और विस्मय सूचक शब्द भी होते हैं, ओह,
अरे, हे राम, ये सब क्या है? विस्मय सूचक आश्चर्य उत्पन्न करने वाले हैं ना, है ना? वाह वाह, ये सब आपके विस्मय वाचक शब्द होते हैं, है ना? तो यहाँ पर दिया गया है, इसमें विस्मय, है ना, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है। तो आश्चर्य तो उत्पन्न होता है, हर्ष का, हर्ष वाली बात रहेगी तो भी आश्चर्य है, शोक वाली बात होगी तब भी आश्चर्य है, घृणा वाली बात होगी तो भी आश्चर्य है ना? तो इन सबको, जो विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, इन सबको एक शब्द में हम आश्चर्य कह सकते हैं ना। तो जहाँ पर हमको घृणा का बोध हो, है ना, शोक का बोध हो, हर्ष का बोध हो, विस्मय का बोध हो, वहाँ पर क्या होता है, आपका विस्मय वाचक वाक्य वो होता है, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है ना? अरे वह मर गया, है ना? आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है, छी छी, यहाँ से जल्दी चलो, है ना? छी छी कर रहा है, मतलब घृणा उसके हो रही है ना? तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं विस्मय वाचक वाक्य होते हैं। अब है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में क्या होगा? संशय रहेगा, संदेह रहेगा, है ना? कोई कार्य हुआ कि नहीं हुआ, इस कार्य हुआ कि नहीं हुआ, इसको लेकर के संशय रहेगा, संदेह रहेगा कि हुआ कि नहीं हुआ, है ना? शायद आज वर्षा हो, ये संदेह में है, संशय में है, लेकिन उम्मीद कर रहा है कि शायद वर्षा हो, अर्थात संदेह है उसको, है वर्षा होने ना होने में। अगला है, वह खा लिया होगा, है ना? उसने खा लिया होगा या वह खा लिया होगा। तो ये क्या है? वह खा लिया होगा, ये तो एक संभावना बता रहा है ना, ये तो फिक्स नहीं जानता है कि खा लिया है कि नहीं खा लिया है, लेकिन वो ऐसा अपना विचार रख रहा है कि वह खा लिया होगा, मतलब संभावना व्यक्त कर रहा है कि खा लिया होगा, संभवतः ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है कि तुम्हें घर जाना पड़े, अब ये भी संदेह वाली बात है, घर जाना भी पड़ सकता है, नहीं जाना भी पड़ सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो संदेहवाचक वाक्य में संशय उत्पन्न होता है, संदेह उत्पन्न हो जाता है ना? अब आगे है हमारा इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में इच्छा प्रकट होती है ना? नाम से ही पता चलेगा, है ना? जैसे तुमको कोई आशीर्वाद दे तो वह अपनी इच्छा प्रकट करता है ना, तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो, है ना? तो ऐसे जो ऐसी जो बातें होती हैं वो इंसान अपने मन से बोलता है, आशीर्वाद स्वरूप बोलता है, तो वो इच्छावाचक वाक्य होता है ना? जैसे तुम कामयाब हो, तुम कामयाब बनो, ये इच्छा प्रकट कर रहा है कि तुम कामयाब बनो, तुम्हारा कल्याण हो, है ना? और सदा सुखी रहो, ये सभी आपके क्या हैं? इच्छावाचक वाक्य हो जाएंगे। उदाहरण में दिया गया है, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने कार्य में सफल हो, है ना? अब आगे देखते हैं संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में क्या होगा दोस्तों? संकेत होगा, है ना? एक कार्य होगा, उस पर आधारित एक संकेत मिलेगा। जैसे यहाँ पर कहा गया है इसके परिभाषा में, जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य की समस्या पर निर्भर हो, वहाँ संकेतवाचक वाक्य होता है। एक वाक्य दूसरे वाक्य की समस्या पर निर्भर हो। कहा गया है, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। धान के सूखने का जो घटना घटेगा वो कब घटेगा? पानी ना बरसता तब। अर्थात संकेत यहाँ से मिल रहा है, पानी ना बरसता तब, ये संकेत है, पानी ना बरसता तो ऐसा होता, है ना? यदि वर्षा ना होती तो अकाल पड़ जाता। तो यहाँ पर अकाल पड़ने की जो बात है वो किस पर निर्भर है? यदि वर्षा ना होती तब आपका अकाल पड़ता, है ना? तो संकेत मिल रहा है, अकाल पड़ता कब? अगर वर्षा ना होती तो। यहाँ संकेत मिल रहा है, तुम चलते तो मैं भी साथ हो लेता। यहाँ संकेत मिल रहा है कि मैं साथ चलता, है ना? लेकिन संकेत क्या है? अगर तुम चलते तब। तो एक वाक्य की जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो, वहाँ पर आपका क्या होगा? संकेतवाचक वाक्य होगा। अब दोस्तों ये 8 हो गए,
है ना दोस्तों, 8 हो गए। आज का हमारा वीडियो यहीं तक है। और हमारा जो दोस्तों वीडियो है कैसा रहा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। हमको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग हमारा सपोर्ट ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करिएगा। हमको हमारे वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। और किसी तरह का पैसा रुपया मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ, बस यही काम करना है। मैं आपको पढ़ाऊँगा, है ना, आपका शिक्षक बनूँगा। तो आपसे गुरु दक्षिणा के तौर पर बस यही मांग रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हम जो वीडियो डालेंगे वो आप तक पहुँचेगा। और हम पढ़ाना चाहते हैं और आप पढ़ना चाहेंगे तो आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं यही चाहूँगा कि मैं शिक्षक ही बना रहूँ, मुझे कोई दूसरा कार्य ना सौंपा जाए, मेरे हिस्से में कोई दूसरा कार्य ना लाया जाए, है ना। और ये नौबत आ गई है इसलिए आप लोगों से ये विनम्र निवेदन के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो हालाँकि आज बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।